कन्नौज दौरे पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव मां फूलमती देवी मंदिर में किए दर्शन। कहा, हमारी माता से कामना है कि देश और प्रदेश का सौहार्द बना रहे। गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाना में ऑटो चालक की मौत का मामला, पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। चौकी इंचार्ज को किया गया सस्पेंड। और बांदा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, चोरी की घटनाओं का किया खुलासा। 4 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार। नमस्कार, हमारा उत्तर प्रदेश लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव कन्नौज के मां फूलमती देवी मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने माता रानी के दर्शन किए और सहबोस किया। माता के दर्शन के बाद पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि आज लंबे समय बाद सिद्धपीठ माता के दर्शन करने का सौभाग्य मिला। हमारी माता से कामना है कि देश और प्रदेश में सौहार्द बना रहे। इसके साथ ही उन्होंने सरकार पर भी जमकर निशाने साधे। पर आने का मौका मिला है और ये स्थान आज से नहीं, इस इसका स्थान यहाँ के लोगों के मन में है, वो भी पौराणिक स्थान है और इस स्थान में सदियों पुरानी परंपरा जुड़ी है। तमाम ऐसे आयोजन हुए हैं समय समय पर, जिसने साबित किया है कि आयोजनों के बाद हमारे बहुत सारे श्रद्धालुओं की मनोकामना पूरी हुई है। गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाना में ऑटो चालक के मृत्यु के बाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। इस मामले में चौकी इंचार्ज को सस्पेंड कर दिया गया है। 3 अन्य पुलिस कर्मियों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जानकारी के अनुसार मृतक धर्मपाल निवासी कासगंज के परिजनों ने थाना इंदिरापुरम में एक तहरीर दी थी, जिसमें उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया था। संबंधित चौकी प्रभारी को निलंबित करते हुए उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है। मृतक धर्मपाल पुत्र स्वर्गीय शैतान सिंह निवासी कासगंज के परिजनों द्वारा दिनांक 9/1/2023 को थाना इंदिरापुरम पर एक तहरीर दी गई, जिसमें उचित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। संबंधित चौकी प्रभारी को निलंबित कर उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई स्टार्ट करा दी गई है। पूरी घटना की मजिस्ट्रेट इंक्वायरी कराने के लिए रिपोर्ट प्रेषित की गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट एवं अन्य साक्ष्यों के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई जल्द की जाए। तो वहीं यूपी के बांदा में पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने शहर के अंदर अलग अलग चोरी की घटनाओं का खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं अभियुक्तों के कब्जे से 3 लाख रुपए के आभूषण भी बरामद किए गए हैं। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आपको बता दें, मामला शहर कोतवाली क्षेत्र से सामने आया है, जहां पर पिछले साल नवंबर और दिसंबर के महीने में चोरों ने शहर के अलग अलग जगहों पर घरों का ताला तोड़कर सोने चांदी के आभूषण की चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था। गिरफ्तार चोरों ने सेना, अर्धसैनिक बलों सहित सरकारी कर्मचारियों के घरों को अपना निशाना बनाकर चोरी की घटना को अंजाम दिया। एसपी के निर्देश में कोतवाली पुलिस और एसओजी सहित कई टीमों ने लगाया गया था, जिसके बाद पुलिस ने सर्विलांस सीसीटीवी फुटेज की मदद से अभियुक्तों की पहचान करते हुए 4 अभियुक्तों को सामान के साथ गिरफ्तार किया गया। वहीं अभियुक्तों के कब्जे से अवैध तमंचे, कारतूस भी बरामद किए गए। देखिए, बांदा पुलिस चोरियों को लेकर बहुत गंभीर है। जो घरों में चोरियां होती हैं, उसको लेकर हम एक स्पेशल डेडिकेटेड रूप से काम कर रहे थे। इसी क्रम में एक गैंग को हम लोगों ने पकड़ा है। ये हमारे शहर के जो प्रमुख इलाके हैं, खासतौर से जो कालू कुआं क्षेत्र है, उसमें इस गैंग ने 4 चोरियां की थी। और इस गैंग की जो मॉडस ऑपरेंडी ये है कि ये पुराने जो हमारे सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी हैं, अर्धसैनिक बलों में हैं, उन लोगों के घरों को टारगेट करते हैं।
खबर हमीरपुर से है, जहां सरीला में खाद्य सुरक्षा और राजस्व विभाग की टीम ने छापा मारा। बता दें, छापेमारी के दौरान दुकानदारों को सख्त निर्देश दिए गए। इस दौरान एक परचून की दुकानदार को लाइसेंस न दिखाने पर फटकार लगाई गई, तो वहीं प्लास्टिक कंटेनर में दूध इकट्ठा करने पर कार्रवाई के आदेश भी दिए गए। सरीला साहब के निर्देश के क्रम में और नायब तहसीलदार साहब के साथ आज मैं खाद्य सुरक्षा अधिकारी हम लोगों ने आज दुकानें चेक करी गई हैं जी। खाद्य पदार्थों में मिलावट की शिकायतों को दूर करने के लिए तथा उनकी साफ सफाई देखने के लिए दुकानों में और उचित रखरखाव सदर अभियान चलाकर जी ये जांचें करी गई हैं। उनको 1 हफ्ते की मोहलत दी गई है। जो जो दुकानों में कमियां पाई गई हैं 1 हफ्ते के अंदर उनको दुरुस्त कर लें, अन्यथा उन पर अगली कार्रवाई होगी। खाद्य पदार्थ बिकने की कोई भी घटना होगी तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसी क्रम में फूड सिक्योरिटी ऑफिसर सरीला और नायब तहसीलदार सरीला की ज्वाइंट टीम ने इंस्पेक्शन किया है। इसमें जो मिठाई की दुकानें हैं वहाँ खोरों में अगर कोई मिलावट है या किसी भी प्रकार का कोई भी वो सिंथेटिक आइटम यूज कर रहे हैं, इस तरह दूध के भी अगर मिलावट है या कोई भी रिफाइंड या सरसों के तेल में कोई मिलावट है तो जांच कराई जा रही है। सभी लोगों को सचेत किया जा रहा है कि किसी भी स्थिति में ऐसी कोई मिलावटी खाद्य पदार्थों का बिक्री न करें, अन्यथा उनके विरुद्ध नियमित कार्रवाई की जाएगी। खबर मिर्जापुर से है, जहां लोगों को स्वच्छता से जोड़ने के लिए जिले के 4 निकायों में स्वच्छ भारत मिशन नगरीय अभियान के तहत स्वच्छ ढाबा रेस्टोरेंट अभियान चलाया जाएगा, जिसके अंतर्गत ढाबा रेस्टोरेंट और अन्य भोजनालयों में स्वच्छता का निरीक्षण कर रैंकिंग की जाएगी। बेहतर प्रदर्शन करने वाले संचालक को सम्मानित भी किया जाएगा। ये जानकारी सिटी क्लब में आयोजित जागरूकता कार्यक्रम में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व शिव प्रताप शुक्ल ने दी। इस शहर के शहरी क्षेत्र के जो ढाबा संचालक हैं, जो रेस्टोरेंट संचालक हैं, जहाँ पे फुटफॉल जाता है, उन सभी लोगों को हम लोगों ने जागरूकता अभियान के माध्यम से आज जोड़ा है और सारे लोग यहाँ उपस्थित हैं और उनको क्या डूज एंड डोंट्स के बारे में क्या क्या करना है, उनको क्या नहीं करना है और इस अभियान को सफल बनाने के लिए उनको क्या क्या चीज़ें करनी है, इंफ्रास्ट्रक्चरल क्या उनको चेंजेस करने हैं, स्लोगन्स क्या बनाने हैं, इसके बारे में उनको डिटेल में हम लोगों ने बताया है और सभी लोगों के द्वारा ये आश्वासन दिया गया है कि हम लोग बहुत अच्छा करेंगे इस विषय पे, ताकि मिर्जापुर को बहुत अच्छा हम लोग स्वच्छ ढाबा अभियान में आगे ले जा सकें। इसमें शासनादेश एक हुआ है जिसमें हमारे जनपद में स्वच्छ ढाबा अभियान चलाया जा रहा है और इस स्वच्छ ढाबा अभियान के लिए आज हमने सभी जो बल्क वेस्ट जनरेटर्स हैं, जो इस शहर के शहरी क्षेत्र के जो ढाबा संचालक हैं, जो रेस्टोरेंट संचालक हैं, जहाँ पे फुटफॉल जाता है, उन सभी लोगों को हम लोगों ने जागरूकता अभियान के माध्यम से आज जोड़ा है और सारे लोग यहाँ उपस्थित हैं और उनको क्या डूज एंड डोंट्स के बारे में क्या क्या करना है, उनको क्या नहीं करना है और इस अभियान को सफल बनाने के लिए उनको क्या क्या चीज़ें करनी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चरल क्या उनको चेंजेस करने हैं, स्लोगन्स क्या बनाने हैं, इसके बारे में उनको डिटेल में हम लोगों ने बताया है। उधर मंगलवार को युवा विकास समिति ने पटेल नगर स्थित रामा श्यामा मैरिज हॉल परिसर में अपना 7वां वार्षिक महोत्सव धूमधाम से मनाया। इस दौरान समिति ने समाज हित में कार्य कर रहे समाजसेवी और संस्थाओं को सम्मानित किया, जहां गुलाबी गैंग लोकतांत्रिक अध्यक्ष हेमलता पटेल को भी प्रशस्ति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। बता दें कि गुलाबी गैंग लोकतांत्रिक जंग संगठन अध्यक्ष हेमलता के नेतृत्व में दिन प्रतिदिन अपने सफल अंदाज में संघर्षरत और प्रयासरत है। इस दौरान अध्यक्ष हेमलता पटेल ने कहा कि युवा विकास समिति द्वारा मान प्राप्त करके हम सभी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। युवा विकास समिति द्वारा 7वां महोत्सव मनाया गया, उसमें मुझे सम्मानित किया गया। इसी तरह युवा विकास समिति कार्य करती रहे, बहुत अच्छे कार्य कर रही है युवाओं के लिए, मजदूरों के लिए, समाज के लिए। युवा जो पढ़कर के आगे आए हैं, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैं हेमलता पटेल, गुलाबी गैंग लोकतांत्रिक अध्यक्ष। तो मंगलवार को युवा विकास समिति ने पटेल नगर स्थित रामा श्यामा मैरिज हॉल परिसर में अपना
7वां वार्षिक महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। तस्वीरें महोत्सव की सामने आई है। इस दौरान समिति ने समाज हित में कार्य कर रहे समाज सेवियों और संस्थाओं को सम्मानित किया, जहां गुलाबी गैंग लोकतांत्रिक अध्यक्ष हेमलता पटेल को भी प्रशस्ति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। बता दें कि गुलाबी गैंग लोकतांत्रिक जन संगठन अध्यक्ष हेमलता के नेतृत्व में दिन प्रतिदिन अपने सफल अंदाज में संघर्षरत और प्रयासरत है। इस दौरान अध्यक्ष हेमलता पटेल ने कहा कि युवा विकास समिति द्वारा ये सम्मान प्राप्त करके सभी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। नोएडा के सेक्टर 52 में रामा बैंक्वेट हॉल में लोहड़ी के त्योहार को लेकर पंजाबी समाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जानकारी दी गई कि लोहड़ी त्योहार को लेकर पंजाबी समाज तैयार है और कार्यक्रम करने जा रहा है, जिसमें पंजाब से कलाकार पहुंचेंगे। इस मौके पर पंजाबी मंच के अध्यक्ष विपिन कुमार मंडल ने जानकारी देते हुए बताया कि पंजाबी समाज का नोएडा के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। नोएडा के पंजाबी समाज को अपनी एक पहचान दिलाने के लिए और पंजाबी समाज को एक साथ जोड़ने के लिए संस्था के सभी पदाधिकारी एक साथ जुड़ रहे हैं। 2500 परिवार हमेशा नोएडा के विकास के लिए तैयार रहते हैं। इस लोहड़ी के कार्यक्रम में 11 तारीख को शानदार कार्यक्रम करने जा रहे हैं, जिसको लेकर अभी से ही तैयारियां शुरू कर दी गई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सांसद महेश शर्मा, राज्यसभा सांसद सुरेंद्र सिंह नागर, विधायक पंकज सिंह मौजूद रहे। पंजाबी सिंगर भी कार्यक्रम में उपस्थिति दर्ज कराएंगे। पंजाबी भांगड़ा ग्रुप और ढोल की धुन से कार्यक्रमों को सजाया जाएगा। जैसा कि अभी अध्यक्ष जी ने बताया है कि हम लोहड़ी का जो पंजाबी समाज का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है, उसके लिए ही आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, जो कि हम 11 तारीख को करने जा रहे हैं। और उसमें रंगारंग प्रोग्राम और जो भी एक पंजाबी कल्चर है, पूरे नोएडा को ये दिखाना है कि पंजाबी जो है जितने मेहनती हैं उतने ही रंगारंग कार्यक्रमों में भी अग्रणी रहते हैं। तो ये समाज को जोड़ने की बात है और एक हर्ष और उल्लास का समय है। नोएडा पंजाबी समाज लोहड़ी महोत्सव का आयोजन करने जा रहा है। आज उसी के बारे में ये प्रेस वार्ता थी। इसमें तकरीबन नोएडा के सभी पंजाबी परिवार शिरकत करेंगे और यहाँ पर ढोल, गिद्दा, लोहड़ी जलाने का कार्यक्रम पूरा का पूरा इस शहर वासियों में एक उल्लास की तरीके से मनाया जाएगा। और मेरा सभी पंजाबी समाज के समुदाय से निवेदन है कि कृपया करके इस कार्यक्रम में जरूर आएं, अपनी भागीदारी बढ़ाएं। मुझे बड़ा हर्ष होता है ये बताते हुए कि आज की तारीख में जो ये संस्था है हमारी नोएडा पंजाबी समाज, भैया के हमारे विपिन भैया के आशीर्वाद से आज नोएडा की सबसे बड़ी में पूरा ध्यान रखती है। दूसरा, आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे लोहड़ी के दिन क्या होगा, हम लोगों ने यहाँ पर जो भी आर्टिस्ट बुलाए हैं, बड़े अच्छे आर्टिस्ट हैं जो कि सिर्फ पंजाबी कल्चर को ही प्रमोट करते हैं। प्रशासन की लापरवाही से सुनवाई न होने पर नाराज 2 सगी बहनों ने जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना दिया। वहीं दोनों सगी बहनों को पुलिस ने समझा बुझाकर महिला हॉस्टल में रखा। उप जिलाधिकारी ने कहा कि सुबह इन लोगों से पारिवारिक बात की जाएगी। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सख्त आदेश इन्होंने दिए हैं कि महिलाओं पर हो रहे अपराध तत्काल रोके जाए और कार्यवाही करें, लेकिन बस्ती जिले में उन्हीं के अधिकारी उन्हीं के आदेशों का पालन नहीं करते दिखाई दे रहे। इसका उदाहरण तब देखने को मिला जब सगी बहनों ने आरोप लगाया कि हम लोग जिलाधिकारी बस्ती से लेकर थाना कलवारी सहित उच्च अधिकारियों को प्रार्थना पत्र दे चुके हैं कि हमारे पिता ना तो हमें पढ़ने देते हैं और ना ही हमें घर में रहने देते हैं। जी, इन दोनों बहनों का जो कि थाना कलवारी में कोई दुबौली टुबे गाँव है वहाँ की है और इनका कुछ आपसी विवाद था परिवार में पिताजी या भाई से, जिसको लेकर के यहाँ पर आई हुई थी। तो इस विषय में इनके पिताजी को और इनके भाई को थाना कलवारी में थाना दौरा बुलाया गया है और यहाँ से महिलाओं को बातचीत कर फिलहाल 1 स्टॉप सेंटर में भेज दिया गया है।
तो वहीं हमीरपुर में अस्पताल का उद्घाटन करने के बाद प्रभारी मंत्री राकेश सचान ने मीडिया से मुखातिब होते हुए हल्द्वानी के बनफूलपुरा मामले पर कहा कि जमीन खाली कराने के मामले में सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला आया है हम उसका सम्मान करते हैं, लेकिन रेलवे की जमीन पर कब्जा करने का ये कोई नया मामला नहीं है। 75% लोग आज भी रेलवे की जमीन पर कब्जा करके बैठे और झुग्गी झोपड़ी बनाकर रह रहे हैं। रेलवे कभी उनको हटाता नहीं है, जब जरूरत पड़ती है तभी रेलवे उनको हटाने की प्रक्रिया करता है। हल्द्वानी में हो या पूरे देश में जो भी रेलवे की जगह पड़ी हो उसमें 75% लोग अवैध झुग्गी झोपड़ी बना के रहते हैं और रेलवे कभी उनको हटाता नहीं है। जब कोई जरूरत पड़ती है, कहीं चौड़ीकरण हुआ, कहीं पुल बनना हुआ, तब जरूर रेलवे कहती है, नहीं तो बहुत सारी जनता रहती है। और अवैध कब्जे क्या, जब लोग जाते हैं शहरों में कोई जगह नहीं होती, झुग्गी बना ली, झोपड़ी बना ली, तो उसी पे अब लोगों की डिमांड है कि इनको पहले विस्थापित किया जाए, तो उस पर भी प्रक्रिया चल रही है। बाराबंकी जिले में घने कोहरे के बीच शीतलहर के चलते गलन कम होने का नाम नहीं ले रही। जिले से गुजरने वाली नेशनल हाईवे लखनऊ फैजाबाद की तो बात छोड़ो, शहर से गुजरने वाली लखनऊ गोंडा बहराइच राष्ट्रीय राजमार्ग पर रात के अंधेरे में नगर पालिका परिषद की स्ट्रीट लाइटें भी जलती हैं। बावजूद इसके कोहरे के चलते सड़क पर दिखाई कुछ नहीं देता। शहर में कोहरे के चलते कामकाज भी प्रभावित हो गए हैं। पहले सुबह लोग दुकानों को खोलते थे और देर रात तक उनकी दुकानों पर ग्राहकों का जमावड़ा लगा रहता था, लेकिन आज उनकी दुकानों पर रात होते ही सन्नाटा पसर जाता है। कोहरे के चलते रात को वाहन चलाना काफी खतरनाक हो गया। आए दिन कोहरे की वजह से जिले में सड़क दुर्घटनाओं में लोगों की जान भी जा रही है। अरे बहुत दिक्कतें आ रही हैं, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। कस्टमर मार्केट में है ही नहीं है। ठंड के मारे सब आदमी घरों में ही अपना टाइम बिता रहा है। जी आज तो बहुत जल्दी कोहरा पड़ने लगा, 9 बजे से पड़ने लगा। काफी कोहरा है, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। हम लोग भी जल्दी समेट रहे हैं। मैनपुरी जिले में 30 दिसंबर को NH2 पर लूटे गए सरसों का तेल, जिसकी कीमत करीब 55 लाख रुपए थी, उसका पुलिस ने खुलासा किया, जिसमें पुलिस ने 3 आरोपी गौरव यादव, अंकित यादव और मिंटू बाबू यादव को गिरफ्तार किया है, जिसमें 8 आरोपी पुलिस की पकड़ से दूर हैं। इनके पास से सरसों का तेल, घटना में प्रयुक्त ट्रैक्टर ट्रॉली, होंडा सिटी कार, लगभग 66 लाख का सामान बरामद किया गया। और लुटेरों ने इनको पकड़ करके जालौन के कदौरा क्षेत्र में डाल दिया था। वहां अभियोग पंजीकृत किया गया, वहां से विवेचना यहाँ ट्रांसफर हुई। 5 टीमें इसमें बनाई गई। 5 टीमों द्वारा इसमें लगातार प्रयास करके 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से लूटा गया ट्रक और वो 30 लाख रुपए का सरसों का तेल, साथ ही एक होंडा सिटी गाड़ी जिससे इन्होंने लूट की घटना कारित की थी, और घटना में प्रयुक्त ट्रैक्टर ट्राली ये बरामद हुआ है। अभी इनके 6 साथी और फरार हैं। साथ ही एक लोडर गाड़ी जो इसमें इस्तेमाल किया गया था उसकी भी तलाश की जा रही है। तो वही हमीरपुर जिले में सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत संभागीय परिवहन विभाग ने मुख्य शिक्षा वर्ग के विद्यार्थियों के बीच कैंप लगाकर सभी छात्रों को ट्रैफिक नियमों के बारे में जानकारी दी। वहीं परिवहन विभाग के अधिकारियों ने नए ट्रैफिक नियमों के बारे में भी जानकारी दी। सड़क सुरक्षा को लेकर 1 माह तक चलने वाले कार्यक्रम में हाईवे पर ब्लैक स्पॉट चिन्हित कर एक्सीडेंट रोकने के लिए ब्लैक स्पॉट जगह पर ट्रैफिक नियमों के तहत चिन्ह और रिफ्लेक्टर लगाए जा रहे हैं, ताकि बढ़ते कोहरे के दौरान एक्सीडेंट पर रोक लगाई जा सके। कार्यक्रम में सैकड़ों छात्रों ने हिस्सा लिया। तो प्रदेश में लगातार सड़क सुरक्षा माह ये चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में हमीरपुर जिले में भी सड़क सुरक्षा माह चलाया गया, जिसके अंतर्गत संभागीय परिवहन विभाग ने मुख्य शिक्षा वर्ग के विद्यार्थियों के बीच कैंप लगाकर सभी छात्रों को ट्रैफिक नियमों और
ट्रैफिक नियमों के पालन के बारे में जानकारी दी। सड़क सुरक्षा को लेकर 1 माह तक चलने वाले कार्यक्रम में हाईवे पर ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए जा रहे हैं और वहां पर एक्सीडेंट को रोकने के लिए रिफ्लेक्टर और चिन्ह लगाए जा रहे हैं ताकि बढ़ते कोहरे के दौरान एक्सीडेंट पर रोक लगाई जा सके। कार्यक्रम में सैकड़ों छात्रों ने हिस्सा लिया। तो लगातार जिस तरह से घने कोहरे के चलते हादसों की खबरें सामने आ रही, उसी को लेकर प्रदेश में अब सड़क सुरक्षा माह चलाया जा रहा है। इसी के तहत हमीरपुर जिले में भी सड़क सुरक्षा माह के तहत संभागीय परिवहन विभाग ने मुख्य शिक्षा वर्ग के विद्यार्थियों के साथ कैंप लगाकर सभी छात्रों को ट्रैफिक नियमों की जानकारी दी। साथ ही हाईवे पर ब्लैक स्पॉट भी चिन्हित किए जा रहे हैं ताकि वहां पर साइन बोर्ड लगाए जा सके, रिफ्लेक्टर लगाए जा सके, चिन्ह लगाए जा सके ताकि कोहरे के चलते होने वाले हादसों को रोका जा सके। आज हम लोग उच्च शिक्षा वर्ग के विद्यार्थियों के बीच यातायात नियमों, मोटर व्हीकल एक्ट 2019 में बदलाव एवं प्राइमरी एड की सड़क दुर्घटनाओं के पश्चात कैसे उनको प्राइमरी एड दें, इसके बारे में छात्र छात्राओं से हम लोगों ने चर्चा की और उनको विस्तार से इसके बारे में बताया। पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा बुद्धेश्वर विकास महासबुदेश्वर विकास महासभा के कार्यक्रम में पहुंचे। महासभा के पदाधिकारी और क्षेत्रीय नागरिकों को संबोधित किया। इस दौरान भीषण सर्दी में तमाम श्रद्धालु और क्षेत्रीय नागरिक मौजूद रहे। पुलिस की व्यवस्था भी चाक चौबंद इस दौरान देखने को मिली। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा महाबुद्धेश्वर विकास महासभा के कार्यक्रम में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने महासभा के पदाधिकारियों और क्षेत्रीय नागरिकों को संबोधित भी किया। महोबा में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। मवेशियों से भरा कंटेनर अनियंत्रित होकर मस्जिद से टकराकर पलट गया। इस हादसे में कंटेनर के क्लीनर की मौत हो गई जबकि 2 अन्य रूप से घायल हो गए, जिन्हें झांसी मेडिकल इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। दरअसल यह भीषण सड़क हादसा जनपद के कुल पहाड़ कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत सुगीरा गांव का बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश के दमोह निवासी शहजाद और राजेश सहित एक अन्य कंटेनर में मवेशियों को लादकर राठ की ओर जा रहे थे। कंटेनर तेज रफ्तार होने के चलते अनियंत्रित हो गया और सीधा मस्जिद से टकरा गया, जिसके बाद वो पलट गया। घटना होने पर ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हुई। हादसे की सूचना पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची, जहां 2 घायलों को कंटेनर से बाहर निकाला गया। ऐसे सुगरा में एक एक्सीडेंट हो गया, ट्रक था जो ट्रेलर है, और वहाँ पर घटना हो तुरंत पीआरबी आ गई और उसके बाद लगभग 5:40 पर मैं भी आ गया यहाँ पर, तो देखा कि एक्सीडेंट हुआ पड़ा था और उसमें झाँक के अंदर देखा तो करीब भैंस लदी हुई थी, तो उनको भैंसों को निकलवाने के लिए जेसीबी बनवाई। फिर हमारा स्थानीय फोर्स वो आ गया यहाँ पर और जनता के द्वारा यहाँ पर काफ़ी मेहनत करने के बाद उनको बाहर निकाला गया, जिसमें लगभग 50 भैंसें थी। और अब खबर बरेली से, जहां पर अधिकारी ही सरकारी आदेशों की दरअसल धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। सीएम योगी ने साफ कहा है कि ठंड के मौसम में कोई भी जानवर सड़क पर टहलता ना दिखे, लेकिन जिलाधिकारी का आदेश भी और सीएम के आदेशों भी खोखले साबित होते नजर आ रहे हैं। यहां पर आदेश के बाद भी बरेली जो है खरा नहीं उतर रहा और कड़ाके की ठंड में भी कई ऐसे गाय है जो टहलती मिली। जिलाधिकारी का सख्त आदेश है कि कड़ाके की ठंड में कोई भी जानवर सड़क पर ना दिखे, लेकिन जिलाधिकारी का आदेश भी खोखला साबित हो रहा है और नगर निगम आदेश पर खरा नहीं उतर रहा। सड़क पर कई जानवर कूड़ा और पन्नी खाते मिले, वहीं नगर निगम के दफ्तर के सामने भी कई जानवर मिले। सरकार गौशालाओं पर करोड़ों रुपए का खर्चा कर रही है, लेकिन इसके बावजूद भी कोई इंतजाम नहीं दिख रहा। और फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।